नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। 3 दशकों से भी ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव और उससे ऊपर सतत चिंतनशील और सामाजिक सरोकारों पर हमेशा एक अध्येता के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा जी जाने जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। सर इधर तो आंदोलनों का दौर चल रहा है, 2024 का चुनाव सामने है और तमाम हर तरह की टूल किटें सक्रिय हो गई हैं। सर ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्तिगत, जैसे होता है ना सर, कि कुछ लोग तो किसी प्रतिष्ठान से जुड़े होते हैं, कुछ लोग जो है पत्रकारिता में भी आप देखिए कुछ संस्थान से जुड़े होते हैं, कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं जो किसी संस्थान से नहीं जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही राजनेताओं में शामिल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्वनामधन्य सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, सर गोवा के राज्यपाल रहे, मेघालय से अंतिम मलाई उन्होंने राज्यपाल की छोड़ी, यानी सत्ता की मलाई उन्होंने छोड़ी और उसके बाद से अजीब से क्रांतिकारी मोड में है। सर दर्शक बहुत जानना चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी का राजनीतिक चरित्र क्या है सर। देखिए, राजनीतिक चरित्र इनके जानने के लिए इनके अतीत में जाना पड़ेगा। ये आदमी जो ब्लैकमेल कर रहा है, जो अभी हर जगह कूद जाता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का मामला हो, हर जगह किसान हो, जाट की बात करता है। तो दर्शक ये जान लगे जाट जाट राजनीति का तो ये कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत बागपत जनपद का है ये। इसका मुंह इतना काला हो चुका है जाटों के ही बीच में कि जाटों के बीच में कभी नेता ना बन पाया। अब तो खैर अंतिम दौर में अपने उम्र के ना कभी बन पाएगा। ये उसका कारण है, ये छात्र मेरठ मेरठ कॉलेज का ये छात्र संघ अध्यक्ष था। और उस समय क्योंकि कांग्रेस का पूरा जलजला चलता था, तो वैसे ही विपक्ष को तलाश रहती थी ऐसे नौजवानों की। चौधरी चरण सिंह ने इसको 1974 के विधानसभा में टिकट दे दिया था और ये जी ये जीत गया, क्योंकि भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह का एक अपना औरा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष करके उनका प्रभाव था। तो ये विधायक हो गया बहुत छोटी उम्र में और उसके बाद ये पलट गया। ये दर्शक ये जान लें कि 74 में विधायक हुआ, 75 में जैसे इमरजेंसी लगी ये कांग्रेस की मुखबिरी करने लगा। और कैसी कैसी मुखबिरी की समझिए अभी बताऊंगा कि आप जरा गौर करिए कि अवनीश जी की ये 74 में विधायक यंग एमएलए था, समझिए छात्र संघ जीत के आया था, तो नौजवानी में इसको विधायक हो गया था। और दर्शकों को जरा ये समझ लीजिए कि ताजुब होगा, आपको आश्चर्य होगा कि इमरजेंसी काल में जब अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता तक बंद रहे 19 महीने जेल में, और सतपाल मलिक 19 घंटे के लिए नहीं बंद हुआ। ये इमरजेंसी में कभी जेल गया ही नहीं। कौन सा ऐसा जादू था, जबकि वहां मेरठ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था। फिर ये चरण सिंह के सबसे करीबी होने के नाते उन्होंने टिकट दे दिया था तो विधायक हो गया था। चरण सिंह का बड़ा विश्वास पात्र माना जाता था। उसके बाद इंदिरा गांधी इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी इसके ऊपर। ये 19 घंटे के लिए, 19 मिनट के लिए जेल नहीं गया, ये जेल में कभी गया ही नहीं पूरी इमरजेंसी। तो चौधरी चरण सिंह बड़े पारखी नेता थे, उनकी समझ में आ गया था कि कर क्या रहा है। ये बंद करवा रहा था दरअसल, असल में ये उस समय मुखबिरी करके विपक्ष के नेताओं को बंद करवा रहा था। और उसमें एक नेता, बहुत बड़े नेता थे जो एक तरह से फाइनेंसर थे, वो हर पार्टी में होते हैं, गोयल जी थे। मैं पूरा नाम उनका वो शायद वेद प्रकाश गोयल था, संभवतः यही नाम था। तो उनको इसने बंद कराया। और ताजुब होगा अवनीश जी कि इसने राज नारायण के लड़के को बंद करवाया, जिनका विचारों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको पुलिस ढूंढ रही थी। तो वो अंडरग्राउंड थे, राजनीति में कभी नहीं रहे, राज नारायण के रहते हुए नहीं रहे, राज नारायण की मृत्यु के बाद भी नहीं रहे। लेकिन राज नारायण तो बहुत बड़े दिग्गज थे और एक तरह से चौधरी चरण सिंह के वो हनुमान थे। वो कहते थे कि चौधरी चरण सिंह मेरे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। इंदिरा गांधी को उन्होंने हराया था रायबरेली में 1977 में। उन राज नारायण के लड़के को वो दिल्ली आए किसी काम से, किसी से मिलने चुपचाप, इसने उसको पकड़वा दिया। तो चौधरी चरण सिंह के पास ये सारी खबरें थी और उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इसको कभी अपने पास पटकने नहीं दिया। और इसको इसकी मुखबिरी का ये परिणाम मिला कि 80 में इसको कांग्रेस ने शामिल हुआ और इसको राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये इसका हिस्ट्री है कि ये गद्दारी, मुखबिरी, पलट जाना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेना, यहां से ये शुरुआत है इसकी। तो इसको अवनीश जी राज्यसभा तो मिली जी, लेकिन
इसने देखिए, कोई कितनी भी आलोचना करे या कोई कितने भी दावे करे, चौधरी चरण सिंह के जैसा जाटों का नेता कोई हुआ ही नहीं। जाटों का नेता क्या, वो किसान नेता थे, वो वास्तव में किसान नेता थे। किसानों के बीच उनकी एक अद्भुत छवि थी, देवता की छवि थी, समझे, वो भगवान की तरह बिल्कुल। मानते थे। और आज भी है चौधरी चरण सिंह के। ये अजीत सिंह और जयंत चौधरी इस विरासत को संभाल नहीं पाए, इन्होंने सब खा पी के बराबर कर दिया उसको। आज की तारीख में वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पार्टी बन के रह गई। चौधरी चरण सिंह के समय में 8 प्रदेशों में लोकदल था। ये चौधरी बिल्कुल चरण सर। सिंह का जलवा था, ये उनकी किसानों के बीच पकड़ थी। और उनके साथ जब इसने इस तरह की गद्दारी की बिल्कुल खुली हुई, तो चौधरी चरण सिंह इससे जब नाराज हुए, तो ये समझिए कि आज भी जो पुरानी पीढ़ी ट्रांसफर करती है कि सत्यपाल मलिक की शक्ल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो जाट देखना ही नहीं चाहता। वो जब इसको देखता है तो उसको याद आ जाती है कि चौधरी चरण सिंह की पीठ में छुरा इस आदमी ने मारा था, ये गद्दारी कर जी। रहा था, इसने बंद कराया। तो ये इसका, मैं इसलिए इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, आपने पूछ लिया कि इसका कोई जनाधार नहीं है। और ये इसकी औकात आप समझ लीजिए। ये कांग्रेस की मुखबिरी करके 80 में पहुंचा है राज्यसभा, और उसके बाद ये विवाद में वीपी सिंह के साथ चला गया। गिरगिट तेरा रंग बदलता है, गिरगिट सिंह को वीपी सिंह को छोड़ा तो ये बसपा में चला गया। लेकिन बसपा में मायावती के तेवर आप जानते हो, बहुत जल्दी वहां से खदेड़ दिया गया, क्योंकि वो जो गोयल जी थे, अगर जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिनको इसने बंद कराया था, वो जी। बाद में बसपा में शामिल हो गए, तो मायावती के बड़े क्लोज थे। तो ये आ तो करीबी। गया धूप, ये तो आ तो गया धूपल में। लेकिन जैसे ही गोयल जी की नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री मायावती को बयान की, तो मायावती ने इसको वहां से खदेड़ा। ये कुछ ही महीने रह पाया था, इसको वहां जी। से बहुत निकाला गया। ये जरूर ताज्जुब का विषय है कि इतने इस बोझ को भाजपा ने पता नहीं कैसे, इसने कौन सी बूटी सुंघाई कि बाद में अटल जी के समय में ये भाजपा में शामिल हो गया। भाजपा ने जी। इसको अपने शामिल कर दिया। लेकिन ये रहा कोल्ड स्टोरेज में, इसको कभी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसको 2004 में अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया, बहुत बुरी तरीके से हारा। तो भाजपा की भी समझ में आ गया कि ये मिट्टी के शेर है, किसी मतलब का नहीं है। और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दावा करता है वहां इसकी कोई अकड़ पकड़ नहीं है। तो उसके बाद फिर इसको टिकट भी नहीं मिला, और तब से ये कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था। इसने अवनीश जी जैसा कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में बड़ा ताज्जुब का विषय था कि जिसको कभी पार्टी में कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसको कभी टिकट नहीं दिया 2004 के बाद, पार्टी ने इसको चुनाव लड़ाने लायक नहीं समझा, उसको अचानक गवर्नर कैसे बना दिया गया। बिल्कुल ये सर। इस आदमी का हुनर है। ये इस और आदमी वो का भी हुनर जम्मू है। तो कश्मीर जैसे राज्य का। जम्मू कश्मीर से मैं खुद चौंका था बहुत। वो कोई जो मैंने बाद में पता किया, लोगों से पूछा तो पता ये चला कि इसने कुछ संघ को पकड़ा, और संघ में ये राम माधव की बहुत चमचागिरी करने लगा। इसका हुनर इसको आता है। जैसे मैंने कहा ना कि था चरण सिंह की पार्टी में, इसने इंदिरा गांधी संजय गांधी को सेट कर दिया था, सबको बंद करा रहा था, पहुंच गया था। तो अब जो भी था, लेकिन कहा यह जाता है कि इसने वाया संघ राम माधव से संपर्क किया, और राम माधव को इसने जो भी समझाया और बुझाया और जो जो कुछ भी कहा। हालांकि अब उसी राम माधव को ये शहीद कर रहा, बलि कर रहा, उनको शिकार बना रहा है। तो उनके सिफारिश पे, हालांकि मैं अब भी सहमत नहीं हूं इस बात से अवनीश जी, कि जी। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल राम माधव के कहने पे इस जैसे आदमी को नरेंद्र मोदी बनाने के, तो वो ऐसा है कि वो बिना कोई छानबीन किए कोई निर्णय होता नहीं है। और खासकर जब डोभाल जैसा व्यक्ति उनके बगल में बैठा हो, तो राम माधव की सिफारिश का कोई मायने होता है नहीं। लेकिन अभी कहा जा रहा है, वो गुत्थी आज भी मेरी समझ में नहीं है कि इस जैसे नकारे, निकम्मे और घातक व्यक्ति को क्यों जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। या तो उसका एक कारण और भी समझ लीजिए, ये कभी कभी जो लीक सेट के काम करने पड़ते, कि वो जो 370 जब हटी थी कश्मीर से, तो जिस तरह से मक्कारी से इसने उसमें रोल निभाया था। ये 4 तारीख को कह रहा था कि अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, अब कल आ जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो ये यही जी। कह सकता था, कोई कोई भला आदमी नहीं कह सकता था। कैसे हो सकता है कि 5 अगस्त को प्रस्ताव राज्यसभा में आना था और 4 तारीख की रात में इसको मालूम नहीं था। तो वो खैर उसको छोड़ दीजिए कि वो उन लोगों ने इसका क्या इस्तेमाल किया, कैसे रखा। लेकिन वो चौंकाने वाला निर्णय था। लेकिन इसको बिल्ली के भाग से जो छीका टूटा था, जो अभी आपका जो दूसरा सवाल था कि नरेंद्र मोदी से नाराज क्यों है, तो बिल्कुल सर। नाराज इसलिए है कि ये देखिए, तब जब तक वहां पे 370 थी, तब तक इसके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत थी नहीं। तब तक जी। इसके हाथ में कुछ ज्यादा, और जब वो आया तो इसके बाद इसने खेल शुरू किया। और वो जो 300 करोड़ की इसने शिकायत की थी नाटक बनाने के लिए, उसमें जो सीबीआई में इसके बिना कहे नरेंद्र मोदी ने वो पूरा मामला, इसने कहा था 300 करोड़ रुपए का। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके समय में जितने फैसले हुए हैं वो सब
जो सारा है सीबीआई सीबीआई। करेगी। अब इसका बिल्कुल। इसका पूरे उसके पूरे कार्यकाल के दौरान दिए गए बड़े बड़े ठेके, छोटे ठेके जितने थे, उन सबकी सीबीआई जांच कर रही है, और इसका बुलवा हो रहा है, कम से कम आधा दर्जन बार इसको बुला चुकी है सीबीआई। और इसने जो वहां पे काला सफेद किया, मैंने इसका जो आपको बैकग्राउंड बताई, जो इसका अतीत बताया, तो समझ लीजिए कितना ईमानदार है, चारित्रिक रूप से कितना ईमानदार है। तो इसको वो आधा दर्जन बैठकों में इसकी समझ में आ गया है कि ये इस बुढ़ापे में अब इसको जेल भी जाना पड़ जेल सकता जाना है। पड़ सकता है। और हाँ, और ये उस जेल जाने के लिए बिल्कुल केजरीवाल की स्टाइल पे चल रहा है। जैसे केजरीवाल इस समय उसने धुआंधार गाली बकना मोदी को शुरू कर दी, बीच में शांत था वो सिर्फ इसलिए केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल की भी यही स्थिति है कि 20-25 तारीख के बाद उसकी जेल यात्रा लगभग लगभग तय है अवनीश जी। तो जी। वो गाली सिर्फ इसीलिए बक रहा है ताकि जब उसको जेल जाने की उसकी नौबत आए तो वो ये कहे कि मैं तो मोदी की आलोचना करता था, मैं तो मोदी को बुराई करता था, मैं मोदी की गाली देता था, इसलिए मुझे जेल भेजा जा रहा ताकि अपने उसके पाप पे पर्दा पड़ जाए। वही काम इसने शुरू किया, क्योंकि इसने वहां पे गोरख धंधा तो किया, काला सफेद इसने किया है, तो इसको अच्छे से मालूम है, और वो सब सीबीआई के पास है, तो इसको मालूम है आज नहीं तो कल इसकी जेल यात्रा तय है। और उस वजह से ये गालियां बक रहा है, हर वो काम कर रहा है, ठीक मतलब है। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के मर जाने तक की कामना इसने कर दी। बिल्कुल सर। उन खालिस्तानी गुंडों की इसने, मतलब सीधे इसने इंदिरा गांधी के नाम पे इसने कहा था ना कि इनसे पंगा मत जी। लेना, इन्होंने तो इंदिरा गांधी को भी मार डाला, मतलब निपटा था कि दिया। तुमको भी मार देंगे, सीधे सीधे इसकी धमकी थी, सड़क छाप गुंडे की तरह धमकी दे रहा था। तो इसका भ्रष्टाचार पकड़ में आना है, ये निश्चित जानिए। अब इधर चुनाव उनाव हो जाएंगे, थोड़ा व्यस्त रहेगा, मगर ये हो सकता है इससे पहले ही इसकी नंबर लग जाए, इसको जेल जाना पड़े तिहाड़ में। नहीं तो 24 के बाद इसको निश्चित जेल जाना, क्योंकि इसने जो वहां गोरख धंधा किया है, और वो जो 300 करोड़ वाली फाइल है उसकी जरा विशेष जांच हो रही है, और जवाब जी। इससे देते नहीं बन रहा। तो अब ये टोना टुटका कर रहा है, कभी वो राकेश टिकैत की उंगली पकड़ रहा है, कभी वो पहलवानों की उंगली पकड़ रहा है, कभी खालिस्तानियों के जिंदाबाद लगाने लगता है। लेकिन देखिए, जब एक होता है, एक चुटकुला सुना दूं अवनीश जी, थोड़ा जी। विषयांतर होगा लेकिन संदर्भ इसी का है कि एक बार एक कुतिया के बच्चे दिए और सब बच्चे बीमार हो गए। कुतिया तो निढाल पड़ी थी, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था, तो कुतिया क्या कह रहे थे, कहीं बच्चे ठीक नहीं हो रहे, जाओ कहीं कहीं मंदिर शिवालय कहीं जाके मत्था टेको तो इन बच्चों के साथ भगवान कृपा करे। तो कुत्ता बोला, कह लगा इतनी देर से यही तो सोच रहा हूँ कि किस शिवालय किस मंदिर के सामने जाके मत्था टेकूं, क्योंकि हर जगह तो टांग उठा के मुंह आया हूं। तो समझ रहे हैं आप, तो सर सर जी। वो स्थिति है कि जाए तो कहाँ जाए, कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा भाई। बिल्कुल सर। ये आप जरा आप दर्शक देख रहे होंगे, जरा आप एक चीज का गौर करिए, मोदी हो या भाजपा सब छोड़ दीजिए, ये इतने दिन से नाच रहा है, जाट और किसान और सब बात कर रहा है, आपने आज तक राकेश टिकैत के मुंह से इसकी तारीफ सुनी? नाम नहीं लेता वो, राकेश टिकैत इसका नाम नहीं लेता। तो ये सब क्योंकि वो अरे जानता है कि ये, जी जी जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ आपने राकेश टिकैत का नाम लिया, तो राकेश टिकैत अगर कहें तो कद में छोटे हैं, लेकिन चरित्र में लगभग वो सत्यपाल मलिक जैसे ही हैं। और सर आपने ये बात कही कि सत्यपाल मलिक का नाम तक नहीं लिया, राकेश टिकैत जैसे एक आंदोलनजीवी व्यक्ति ने, यही राकेश टिकैत सर पहलवानों के अखाड़े में कूद तो पड़े, इंडिया गेट पर भी गए, मोदी के मरने की कामना करने वाले, पुलवामा अटैक पर ऊट पटांग अनाप शनाप बोलने वाले, यही सत्यपाल मलिक राजस्थान में जब पहुंचे तो ये बैटिंग किसके लिए कर रहे थे ये तो क्लियर नहीं हुआ, ये साफ ही नहीं हुआ कि किस पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, वही शिवाला खोजने वाली हालत है। तो वहां पर जाके इन्होंने मौका क्या लुभाया, उन्होंने मौका ताड़ा कि पहलवानों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप राजस्थान चले आओ, और एक भी पहलवान ने मुंह इनकी तरफ मोड़ के देखा तक नहीं। तो इनको कितना भाव कहां से मिल रहा है, छोटे छोटे किसान जो नेता हैं वो इनको मुंह नहीं लगा रहे, किसान पंचायतों में जाते हैं, ठीक है भारी भरकम है, लेकिन सर अब यहाँ एक चीज, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में मान लीजिए इनको सर राज्यपाली दी, उसके बाद सर फिर उनको उठा के गोवा ले आए, फिर उनको ले आए मेघालय, और मेघालय के राज्यपाल रहते हुए उसी दौरान इन्होंने जिस तरीके से बोलना शुरू किया, तो क्या ये किसी तरह की, या तो अपने जो ये जम्मू कश्मीर में बो आए थे उसकी इनको भनक लग गई थी कि जो बोया हमने वो तो अब फसल हाँ, कटने वाली है। बस 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 वही वही कारण ही था, वही कारण ही था। ये चाह रहा था कि मुझको यहाँ से सैक किया जाए,
राज्यपाल के पद से ओहो। मुझको मोदी मोदी निकाले और मुझे शहादत मिल जाए, मैं गाली बकूं और बाद में वो जो वही जो पक रहा है, जो जहर इसने बोया है जम्मू कश्मीर में, उसका वो देखिए फसल आनी है और आके इसको जेल ही जाना पड़ेगा। तो ये उसके लिए पेशबंदी की तरह तौर पे ये सब काम कर रहा था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मेघालय में अन्यथा ये कब इतना तो इसको तमीज है कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं की सर। जाती। इसने जमकर उल्लंघन किया, इसने मर्यादाएं सारी तोड़ी, उस पद की तोड़ी, अपने गरिमा उसकी खत्म करी। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी का भी एक कैरेक्टर है और ये वास्तव में तारीफ करनी पड़ेगी कि वो उन्होंने कम से कम जो बनी बनाई, ये चाहे जितना कांग्रेसी और ये लुटियन दलाल कुछ भी कहें, कि जो बनी बनाई परंपराएं थी उनको उन्होंने एक भी परंपरा उन्होंने भंग नहीं की। अवनीश जी, अब जी। इसको नियुक्त कर दिया था तो फिर इसको 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा करने दिया। चाहते तो हटा देते, कौन कौन इसके, मैंने कहा इसके लिए कोई बोलने वोलने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर इसको पूरा करने दिया। वो जब जिस समय सत्ता में आए 2014 में, तो सब जगह कांग्रेसी राज्यपाल थे, उन्होंने बिल्कुल एक सर। भी राज्यपाल को सैक नहीं किया, उनको उन सब राज्यपालों को उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने दिया। और एक बात तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही थी कि जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा नहीं कि मार उन्होंने सब सारे बदल डाले और अपने अफसर ले आओ। और उन्होंने कहा था कि ये वही अफसर है, इन्हीं से मैं काम लूंगा, इन्हीं से मुझे काम। बाद 1 साल बाद कहा कि मैंने उन्हीं अफसरों से काम लिया है। वो कोई बिल्कुल दुश्मन सर। बन के कि ये कांग्रेस के समय में था तो इसको बदल दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। 2-4 छोड़ दीजिए जो उनको इंपॉर्टेंट थे, जहां वो उन्होंने अपने हिसाब से रखा, बाकी उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को टच नहीं किया था। तो ये इसका कभी जिक्र नहीं होता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इस पक्ष का। ये वास्तव में एक कायदे से स्वस्थ परंपरा यही होती है कि जैसा बिल्कुल चल सर। रहा वो मत करिए। तो जैसे कांग्रेस आती थी तो सारे राज्यपाल बदल दिए जाते थे, सरकारें भंग कर दी जाती थी। राज्यपाल तो छोड़ दीजिए, कहते आर्टिकल कि सरकार 356। सबसे ज्यादा करीब करीब 100 बार इस्तेमाल हुआ है कांग्रेस के शासन बिल्कुल में। तो सर। यही होता था कि जैसे वो केंद्र में जीत के आए तो उन्होंने प्रदेश में जितनी विरोधी सरकार है सबको भंग कर दिया। तो वही, अब वो अगर उनसे गलती भी हो गई थी तो उसको वो ढो रहे थे। और खासकर मेघालय की बात तो समझिए बुरी तरह से ढो रहे थे, इसने गोवा से ही वो काम शुरू कर दिया था। तो वो इसका कारण है। वो सिर्फ इसको जेल जाने का डर सता रहा है। तो वो जो मैं बात कह रहा था अवनीश जी, कि ये इसको राकेश टिकैत छोड़ दिए, जो आदमी इतनी धुआंधार गाली बक रहा है नरेंद्र मोदी को, उस नेता को न ममता बनर्जी पूछ रही है, न उसको नीतीश कुमार पूछ रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा हुआ इसको नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं और सब एक दूसरे को जानते जी। हैं। उसको मालूम है कि इनको मालूम है कि जितना हम देख रहे हैं ये उससे कई गुना ज्यादा वाला है। इस पर विश्वास करके कि इस पर कोई दांव खेल ही नहीं सकते। देखिए आपका जो अतीत होता है, आपका जो आचरण होता है, वही आपकी पूंजी होती है, खासकर राजनीति में। तो वो बिल्कुल लोग सर। जान रहे हैं ना, वो लोग जान रहे हैं कि ये कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था, कोल्ड स्टोरेज में बैठा हुआ था। इसको नरेंद्र मोदी ने ला के राज्यपाल बनाया और ये जब उनको इतनी बुरी तरह गाली बक रहा है, तो हमारे साथ तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर। जिन चौधरी चरण सिंह ने इसको उंगली पकड़कर विधानसभा की शकल दिखाई, विधानसभा में एक ही बार जिंदगी में गया है अवनीश जी, 1974 में, चौधरी चरण सिंह की कृपा से। और उनके साथ उनकी मुखबुरी करने लगा इंदिरा गांधी से, उनके नेताओं को पकड़वाने लगा। तो इसने मतलब सन 74 से जो मुखबुरी, गद्दारी, धोखाधड़ी का जो इसने राजनीतिक धोखाधड़ी का इसने धंधा शुरू किया था, वो 2017 तक का है इसका। यानी 26 साल वो जोड़ लीजिए और इधर के 17 साल जोड़ लीजिए आप, 26-17, 45 साल लंबा इतिहास है दगाबाजी बिल्कुल भरे, सर। धोखाधड़ी, छल करना। और खासकर उन लोगों को उससे विशेष छल करना जिन्होंने इसके ऊपर कृपा की। कोई इस लायक नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने जब ये एक तरह से कहा जाए कि लौंडों की राजनीति करता था, तब इसको विधानसभा के अंदर लाके उन्होंने बैठा दिया। उनको इसने नहीं छोड़ा, राजनारायण के लड़के को इसने पकड़वा दिया। तो ये इस टाइप पे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें चाहे जितनी करें, जो सामने आके अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन असलियत में तो वो जानते हैं इसको कि अब वो देखिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि उनको भी मालूम है कि गाली ये बक क्यों रहा है। उनको बिल्कुल भी मालूम है सही बात है। कि ये गाली बक क्यों रहा है, इसको जाना है जेल। जैसे केजरीवाल को बिल्कुल कोई सही बात। केजरीवाल के साथ कोई सहानुभूति, आप देख रहे हैं उसने रैली वैली की, कोई नहीं गया, या उसके खिलाफ उसके पक्ष में कोई बोल नहीं रहा। बयान जितने विपक्षी दिग्गज हैं उनको भी मालूम है कि महीने 1.5 महीने के अंदर केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा पक्की है। जी वैसे ही सर। ये कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन कहीं सफल नहीं होगा, ये कहीं सफल नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी के गाली बककर, ये जो एक कहावत में कही जाती बात, लेकिन ये वास्तव में चरितार्थ कर रहा है उसको, कि सूरज पर थूकने वाली बात। ये सूरज पर थूक रहा है और वो थूक बार बार इसके मुंह पर गिर रहा है।
मौके आ रहे, बिल्कुल सर। और आपने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के इस जो एक ये पहलू उनका है कि उन्होंने उच्चतम नैतिकता जो राजनीति में होती है उसके मापदंडों का पालन किया है और बार बार पालन किया है। ये वही कांग्रेस है सर जिसने पूरी दुनिया में पहली चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार अगर कामरेडों की बनी तो भारत में बनी सन 50 के दशक में केरल में। और नंबूदरी पात की उसी सरकार को 1950 के दशक में ही पंडित नेहरू जी ने सबसे पहली बार आर्टिकल 56 का अप्लाई करके उन्होंने भंग कर दिया। तो इस रवायत की कांग्रेस रही है और 100 से ज्यादा बार, लगभग 100 से ज्यादा बार कांग्रेस ने सरकारें अलग अलग समय में बर्खास्त की हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने न तो एक भी सरकार बर्खास्त की और सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर से उठा के गोवा ले गए, गोवा से उठा के मेघालय ले गए। और मेघालय जाते जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बिल्कुल फट पड़े कि अब जैसे होता ना कि अरविंद केजरीवाल भी शुरुआत में यही चाहते थे कि नरेंद्र मोदी एक बार एड्रेस कर दें, एक बार मुंह से नाम ले लें, लेकिन उस व्यक्ति ने नाम नहीं लिया और उनकी एक बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई। अब आपने कहा कि जेल जाने, तो इनका भी यही स्थिति मेघालय में हो गई थी सर। अच्छा सर, अब सत्यपाल मलिक चुनाव लड़ेंगे या चुनावी राजनीति करेंगे, आखिर वो जगह किस बात की खोज रहे हैं? जेल से बचने का तो समझ में आ गया सर, लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली देके तो वो जेल से बच नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति को गाली देके तो वो जेल से बच नहीं जाएंगे। ना वो तो जेल इसका जाना तय है। वो इस पर रिएक्ट भी नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी इस पर रिएक्ट भी नहीं कर रहे। वो इसको उनको मालूम है क्यों बिलबिला रहा है ये, क्योंकि वो भ्रष्टाचार इसका पकड़ में आना, इसको जेल जाना है। आपने कहा चुनाव लड़ेगा, ये कहां से चुनाव लड़ेगा अवनीश जी? कौन देगा इसको टिकट? मैंने कहा ना अभी जो आपको नाम किया, क्या अखिलेश यादव ने कभी इसका जिक्र किया सतपाल मलिक का? और छोड़ दीजिए, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का नेता होने की ये बार बार दुहाई देता है, जयंत चौधरी के मुंह से इसका नाम सुना आपने? नहीं सुना। इसकी जाटों में उस गद्दार की छवि है, जैसे कि वो इसको छू लेगा, बिजली का करंट है जो इसको छू लेगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसको कोई छूने को तो तैयार नहीं है, ये लड़ेगा किससे? और तो यूपी बाहर को इसको टिकट नहीं देगा। तो ये चुनाव इसको कहीं नहीं लड़ना, ये केवल अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाएगा कि इसी तरह से बकना। वो दिल्ली में कुछ लुटियन दलाल हैं मीडिया के, उनको एक तरह से हथियार है उनका ये कि उनको कुछ नहीं मिलता तो चलो सतपाल मलिक के पास चलो, वो तो गाली बकी रहा है। सिर्फ इसकी इतनी वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू है। इसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, ना इसकी कोई राजनीतिक ताकत है। राजनीतिक ताकत मैंने कहा ना आपसे, ये एक बार जब वीपी सिंह के साथ गया था, उस समय वीपी सिंह की लहर चल रही थी, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, जनमोर्चा वाली, तो जनमोर्चा वाली। तब ये एक बार उस जनमोर्चा से चुनाव लड़ गया था, तब ये जीता था। उसके बाद और जब ये वीपी सिंह के साथ ये जीता और उनको भी छोड़ के बसपा में चला गया। ये दगाबाजी में तीसरा नाम की, मतलब जिस वीपी सिंह ने इसको एक तरह से लोकसभा पहली बार पहुंचाया था, पहली बार चरण सिंह ने विधानसभा पहुंचाया, उनके साथ दगा। पहली बार वीपी सिंह ने लोकसभा पहुंचाया, उनके साथ दगा। पहली बार राजभवन पहुंचाया नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ दगा। तो वो एक हमारे यहाँ अवनीश जी, कानपुर में बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी लड्डू की, वो अब तो लखनऊ में भी उसने कई जगह ब्रांचें खोल दी हैं। हम लोग का छात्र जीवन था, कानपुर मेरा घर है, तो मैं जाता था ठग्गू के लड्डू, तो उसका स्लोगन था, उसी ने आकर्षित किया था मुझको कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ठग्गू के लड्डू उसका नाम, उसका ये स्लोगन लिखा हुआ था उसके बोर्ड पे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो वो स्लोगन अपनी नेम प्लेट पे सतपाल मलिक को लगा देना चाहिए कि जिसने विधानसभा भेजा पहली बार उसको ठगा, जिसने लोकसभा भेजा उसको ठगा, और जिसने राजभवन में भेजा उसको ठगा। यानी जो अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या पद्धति में जो 3 शीर्ष स्थान है, उन तीनों में ये पहली बार ही गया, एक ही बार का, दोबारा इसके जाने की नौबत नहीं आई। ये चलो न विधानसभा पहुंचा दोबारा, न लोकसभा पहुंचा, और अब राजभवन तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि किसी को छोड़े ही नहीं जिसको ठगा ना हो। ये ठग है राजनीतिक, और वो छलचंद्र वाला, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। केवल एक ही अब इसकी वैल्यू है कि न्यूसेंस वैल्यू है। हो सकता है वो सोरोस के यहाँ से एक अनुभव आपको बता दूं कितना ईमानदार है, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ सर। 89 में जिस समय जनमोर्चा की दिसंबर में सरकार बनी थी वीपी सिंह की, जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री थे। इसने उड़ाया कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा करीबी हूं,
और मेरे उस समय मेरा भी छात्र जीवन था, तो कोई पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं था, वो बस डिग्री करके निकला था। तो मेरे पास एक आदमी आया, वो ये मैं जानता था कि इसका बड़ा करीबी है, वो इसका वो करीबी है। तो उसने कहा कि 60,000 रुपए दे दो, तुमको रेलवे में टीसी की नौकरी लग जाएगी, टिकट कलेक्टर की। तो हमने कहा, तुम कैसे लगवा दोगे? तो कहे वो सतपाल मलिक के बहुत अच्छे संबंध है जॉर्ज फर्नांडिस से, वो करवा देंगे। तो वो तो 60,000 ना मुझे देने थे ना मैं टीसी बना। लेकिन वो आदमी, उसने बाकी जितनी बातें की थी, तो उसी समय समझ में आ गया था कि इस आदमी का चरित्र क्या है। दर्शक ये जान ले कि 89 में 60,000 बड़ी रकम होती थी, ये मत सोचिए बिल्कुल आज सर। का। उस समय दो ढाई हजार रुपए तोला सोना था, 10 ग्राम सोना 2,500 रुपए का आता था, आज 65,000 का। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 60,000 रुपए बड़ी रकम थी। तो उस समय दुकान खुली हुई थी अवनीश जी। ये मेरा अपना है, किसी का सुना सुना है नहीं। वो आदमी आज भी है, शाहजहांपुर का रहने वाला है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसके लड़के के साथ पढ़ता था। इसका बिल्कुल घर के ही संबंध थे। उसने इसका नाम लिख कहा, जॉर्ज फर्नांडिस से वो करवा देंगे, तो 60,000 रुपए लगेंगे, तुम्हारा टीसी हो जाओगे। तो ये तो अब आप समझ लीजिए कि कैसा ये व्यक्ति है। तो इसको जब राजभवन में बैठ गया होगा, इसके हाथ में पावर आई होगी, तो इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, वो सब अभी सीबीआई जांच में सामने आपके आ जाएगा। बिल्कुल सर। और आपने जब एक अपने बिल्कुल निजी उदाहरण को सामने रखा सर, तो कहने के लिए एक छोटी सी बात मेरे पास भी है, सत्यपाल मलिक जी से ही जुड़ी हुई। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार के मुलाजिम थे, फूड एंड सिविल सप्लाई में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी समय वो पदस्थ रहे, अलग अलग जगहों पर रहे। वो अपना एक संस्मरण सुनाते थे कि जब भी फूड एंड सिविल सप्लाई का अधिकारी ज्वाइन करता था, तो ज्वाइन करने के बाद उसको किसान और मंडी माफियाओं के जो लाइजनर होते हैं, वो सबसे पहले मिलने आना शुरू होते थे। हाँ, और तब की याद पिताजी बताते थे कि इन्हीं सत्यपाल मलिक तभी किसी महिंद्रा की जीप से चला करते थे, और इन्होंने इशारा किया मुलाकात के बाद पिताजी को कि जरा गाड़ी में तेल की व्यवस्था करवा दें। तो खैर इसके आगे आगे तो इस तरह का बड़ा छोटा चरित्र इनका रहा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने इनका बना के दिया, अंततः इन्होंने उनको भी ठगा। जी मैं बस आखिरी में अवनीश जी एक और उदाहरण दे दूं, दर्शक समझ जाएंगे कि इसकी क्या हैसियत है। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा विरोधी जो राजनीति है, उसके दो ध्रुव थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। या तो मुलायम सिंह, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह का वारिस अपने आप को कहते थे, और एक तरह से उन्होंने स्थापित कर लिया था। चौधरी बिल्कुल। चरण सिंह के राजनीतिक वारिस के रूप में मुलायम सिंह स्थापित हो गए थे। या चौधरी चरण सिंह का वारिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह स्वयं को कहते थे कि मैं उनका बेटा हूं, मैं वारिस हूं। लेकिन और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। मतलब ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं राजनीति में मैंने दो लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, 90 से उनका, तो 90 के बाद मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। तो एक तो उन्होंने अजीत सिंह की तरफ इशारा किया था, कहते एक मेरा गुरु का लड़का है और एक बहन जी है, एक बहन तो मायावती के लिए था कि इनका वो नाम नहीं लेते थे। और वास्तव में मैं बहुत ध्यान देता था कि मुलायम सिंह ने नाम लेना बंद कर दिया, नाम ही बंद नहीं कर। लेते थे। तो इतनी कटुता अजीत सिंह और मुलायम सिंह में थी। वो 90 के जब सत्ता की लड़ाई हुई थी, विधानसभा के अंदर मारपीट हुई थी, तब से जी जी कटुता बहुत बढ़ गई थी। लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने कट्टर राजनीतिक शत्रु, लेकिन दोनों सतपाल मलिक को नहीं पसंद करते थे। ना तो अजीत सिंह ने कभी अपने साथ बुलाया, ना मुलायम सिंह ने कभी अपने साथ बुलाया। तो समझ लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच में, किसानों के बीच में ये कितना अछूत है ये आदमी सतपाल मलिक, राजनीतिक अछूत। कि दो एक दूसरे के शत्रु, कम से कम एक तो अपने पास रख लेता, एक तो अपने बगल में बुला के बैठाता, कोई नहीं, वो कहते तुम दूर रहो। तो ये इस तरह का राजनीतिक अछूत है। ये केवल गाली गलौज करके इसकी एक वैल्यू बनाई हुई है। मैंने कहा इसकी वैल्यू केवल उन दिल्ली के उन दलालों के लिए है जो नरेंद्र मोदी विरोध का ठेका लिए हुए हैं। उनको कुछ बिल्कुल। ना कुछ करना है, तो वो इसको कभी कभार टेलीविजन पे दिखाया करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि अब ये हमरे बलमा बड़े दगाबाज रहे, तो ये दगाबाजी इनकी किससे किससे रही है। और आपने कानपुर के ठगू के लड्डू का उदाहरण दिया, तो ये हैं भी लड्डू के आकार के। बहरहाल अब ये भी महसूस होने लगा है कि शायद नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 सालों में इनको 3 राज्यों का राज्यपाल बना के इस लायक बना दिया कि ये पूरे देश के सामने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। और ये भी एक शैली है नरेंद्र मोदी की राजनीति की।
तो सर आपने हमें समय दिया और दर्शकों को बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक, हमने पहलवान आंदोलन पर बहुत सारे वीडियोस किए और जब भी हम कोई वीडियो करते थे उसके नीचे कम से कम आपका नाम लेते हुए सत्यपाल मलिक के बारे में जरूर चर्चा कराने की दर्शक हमारे मांग रखते थे। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आज के इस चर्चा से सत्यपाल मलिक के चारित्रिक चित्रण की पूरी एक किताब सामने खुल गई होगी। और इसी के साथ सतीश चंद्र मिश्रा सर को देते हैं धन्यवाद और नमस्कार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को